चो भाई साहब, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अनदर चार्ट रिवीजन के अंदर में। आई एम श्योर आप ये चार्ट रिवीजन ले रहे हैं और ये चार्ट रिवीजन आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाला है। आज का जो टॉपिक है चार्ट रिवीजन का वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज। ये जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज का टॉपिक है ना दोस्तों, ये पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, लेकिन जब से फेसलेस असेसमेंट आया है इसको पूछना ही बंद कर दिया गया है। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं कि आप लोग क्या करते हो, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनल का क्लास 2020 में 2021 के अंदर में लिया है डायरेक्ट एक्सेस का, और वो आज एग्जाम दे रहे हैं 2022 23 24 के अंदर में एग्जाम दे रहे हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स आईटीटी एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है ना दोस्तों, जिसका आपको फ्रेश होना बहुत जरूरी है। 2019 के बाद जब से आपका फेसलेस असेसमेंट आया है, इस टॉपिक का जो मार्किंग है ये ऑलमोस्ट कम हो चुका है। इसीलिए आप पास्ट एग्जाम्स जितने भी देखेंगे ना, पास्ट एग्जाम्स में आपको ये दिखेगा, आपको क्वेश्चन बैंक्स के अंदर में टॉपिक दिखेगा, लेकिन आप पिछले 4 एग्जाम को अगर देखेंगे तो इस टॉपिक को बिल्कुल लगभग पूछना बंद कर दिया है बिकॉज ऑफ द फेसलेस असेसमेंट। यस, हालांकि ये टॉपिक आज भी आपके मॉड्यूल्स के अंदर में है और पूछा जाता है। तो आइए आज डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में। ये जो चार्ट है, ये चार्ट मैं असेसमेंट के टाइम पे आपको फिर एक बार रिकॉल करवाऊंगा, रिटर्न के टाइम पे एक और बार आपको रिकॉल करवाऊंगा। एज ऑफ नाउ हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट इसको मैंने जानबूझ करके रखा है। और ये जो असेसमेंट चार्ट है, ये मेरे पूरे डीटी के एक्सपीरियंस से बन करके आया है, तो ये आपको बहुत मजा देगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको असेसमेंट ऐसे चुटकियों पे, उंगलियों पे याद कराऊंगा और आप बोलोगे कि मां कसम भाई साहब, फुल रिस्पेक्ट के याद करा दिया बंदे ने। यस, चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। बड़ा छोटा सा टॉपिक है। मॉड्यूल में कहां मिलता है? मॉड्यूल में सर्च जो आपका टॉपिक है उसके साथ मिलता है, राइट? इसके साथ आपको ये टॉपिक मिलता है जनरली। यस, कहां से कहां तक के सेक्शन कवर है? सेक्शन 116 से लेके 130 तक के सेक्शन कवर है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो याद रखने और पूछे जा सकते हैं? लॉजिकली पूरे चैप्टर के अंदर में दो ही चीजें याद रखनी है, एक सेक्शन 116 और दूसरा है सेक्शन 119। क्या क्या बोला मैंने? दो ही सेक्शन है जो आपको याद रखनी है, एक सेक्शन है 116 और एक है 119। इस पूरे चैप्टर में लॉजिकली दो ही चीज याद रखना, बाकी कुछ याद मत रखना विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। सबसे पहले आता है सेक्शन 116। आपको इनकम टैक्स में आगे जाकर के बहुत सारी जगहों पे ये दिखेगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो जहां जहां पे भी इनकम टैक्स में इनकम टैक्स अथॉरिटीज लिखा है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, सेक्शन 116 ही इनकम टैक्स अथॉरिटी होता है। ये सेक्शन क्या बताता है? हायरार्की बताता है इनकम टैक्स की, किस तरीके से हायरार्की है, कौन किसके ऊपर है, कौन किसके नीचे है, कौन सा ऑफिसर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो प्रैक्टिकली डिवीजन ऑफ पावर की बात करता है। तो देखो, इनकम टैक्स अथॉरिटीज जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है एनालिसिस विंग और एक है इन्वेस्टिगेशन विंग। एनालिसिस विंग का काम होता है आपकी इनकम को इवैल्यूएट करना, आपकी इश्यूज को सॉल्व करना, आपको रजिस्ट्रेशंस ग्रांट करना, आपके रजिस्ट्रेशंस निकाल लेना। वेराज इन्वेस्टिगेशन विंग का काम होता है कि आपसे टैक्स वसूलना, आपका सर्च एंड सीजर करना, आपके घर पे सर्वे करना, आपके घर पे रेड्स मारना, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आपकी फॉरेन इनकम को असर्टेन करना। यस, ये सब आता है एनालिसिस विंग का काम। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए इनकम टैक्स से सबसे ऊपर कौन होता है? सबसे ऊपर होता है दोस्त तेरा सीबीडीटी। तो भैया सबके पप्पा कौन? सीबीडीटी। यस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्लियर है मालिक? तो सबसे पहले होता है सीबीडीटी। सीबीडीटी के दो विंग बनते हैं, बराबर है? एक है एनालिसिस विंग और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन विंग। एनालिसिस विंग वाले जितने भी ऑफिसर है, इनको हम सब कमिश्नर या चीफ कमिश्नर के नाम से जानते हैं, जबकि इन्वेस्टिगेशन विंग वाले जितने भी ऑफिसर है, इनको हम डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। पोजीशन सेम, लेवल सेम, लगभग लगभग पे पैकेज भी सेम ही होता है। यस, तो हालांकि दोनों के काम और काम करने के तरीके और इंस्ट्रक्शन बिल्कुल अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये एक ही लेवल वाले ऑफिसर्स होते हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले होगा सीबीडीटी। सीबीडीटी के नीचे कौन होगा? सीसीआईटी। सीसीआईटी मतलब कौन होता है बेटा? चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। सीसीआईटी के साथ इधर इन्वेस्टिगेशन विंग में होता है डीजीआईटी, दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। तो एनालिसिस विंग वालों को हम कमिश्नर कहेंगे और इन्वेस्टिगेशन विंग वालों को हम क्या कहेंगे दोस्त? डायरेक्टर कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई तेरे को? ओके, ठीक है। तो सबसे पहले होता है सीबीडीटी, सीबीडीटी के नीचे कौन होता है? सीसीआईटी एंड डीजीआईटी। अब क्या होता है, जो बड़े शहर होते हैं, राइट, जिनका एरिया बहुत बड़ा होता है, वहां पे एक चीफ कमिश्नर से काम नहीं चलता या एक डायरेक्टर जनरल से भी काम नहीं चलता। तो ऐसे केस में क्या होता है, 3 से 4 कमिश्नर रखे जाते हैं, चीफ कमिश्नर रखे जाते हैं, और उनको एक हेड को बैठा दिया जाता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इसी को हम कह देते हैं पीसीसीआईटी या पीडीजीआईटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? राइट। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट अथॉरिटी होती है आपकी पीडीजीआईटी, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। कमिश्नर की जो नीचे वाली पोस्ट होती है उसको हम कहते हैं सीआईटी, दैट इज नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट होती है उसको हम कहते हैं सीआईटी। और यही इन्वेस्टिगेशन विंग में वो क्या बन जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट, डीआईटी।
और इनके ऊपर अगर एक हेड बैठा दिया जाए तो प्रिंसिपल सीआईटी, प्रिंसिपल डीआईटी, तो ये लो ये आ गई नेक्स्ट अथॉरिटी। कमिश्नर लेवल पे एक और पोस्ट होती है दैट इज सीआईटी अपील्स। जो सीआईटी ब्रैकेट में ए लिखा है, इस पूरे चार्ट में सीआईटी अपील्स हम इसको रीड करेंगे, राइट। तो सीआईटी, डीआईटी, सीआईटी अपील, ये एक लेवल के ऑफिसर हुए। तो चलो हायरार्की बनाओ। सबसे पहले सीबीडीटी, सीबीडीटी के नीचे सीसीआईटी, डीजीआईटी, प्रिंसिपल, ठीक है। फिर सीआईटी, डीआईटी, सीआईटी अपील, प्रिंसिपल। समझ में आई बात। सीआईटी के नीचे होता है आपका जेसी, जेडी, जेसी, जेडी। अब ये जेसी क्या है? जॉइंट कमिश्नर। उधर क्या बन जाएगा? जेडी, जॉइंट डायरेक्टर। यस। उसके नीचे कौन है? एसीडीसी, एडीडीडी, एसीडीसी। एसी दैट इज असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी मतलब डेप्यूटी कमिश्नर, एडी मतलब एडिशनल डायरेक्टर, डीडी मतलब डेप्यूटी डायरेक्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो एसीडीसी, एडीडीडी ये आपके नेक्स्ट ऑफिसर बन जाएंगे। तो हायरार्की को वापस से लगाया हम लोगों ने। सबसे पहले सीबीडीटी, सीसीआईटी, डीजीआईटी, सीआईटी, डीआईटी, सीआईटी अपील, जेसी, जेडी, एसीडीसी, एडीडीडी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसके नीचे आते हैं आपके आईटीओ दैट इज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। फिर आते हैं आपके टीआरओ, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, और उसके बाद आता है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, राइट। यहां पे आईटीओ का मतलब है इनकम टैक्स ऑफिसर, यहां पे आईटीओ का मतलब है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। यस और नो? आईटीओ से कंफ्यूज मत हो जाना, यहां इनकम टैक्स ऑफिसर, यहां इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, दोनों अलग होते हैं। आईटीओ एक हायर पोजीशन होती है और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स एक लोअर पोजीशन होती है। यस। तो पूरे पोजीशन को एक और बार रिवाइज कर देते हैं, काम खत्म। सबसे पहले कौन होगा? सीबीडीटी, सीसीआईटी, डीजीआईटी, सीआईटी, डीआईटी, प्रिंसिपल कहीं पे भी ऐड हो जाएगा, बात समझना। जेसी, जेडी, एसीडीसी, एडीडीडी, आईटीओ, टीआरओ, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। ये पूरा हायरार्की है और ये हायरार्की इस तरीके से ही चलेगा। क्या आप जानते हैं दैट जेसी, एसी एंड आईटीओ, हम इन्हीं को क्या कहते हैं? एओ कहते हैं। क्या आप जानते हैं असेसिंग ऑफिसर, ये 3 लेवल वाले जो पोजीशन होते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? असेसिंग ऑफिसर कहा जाता है। यस और नो? 116 के बाद आता है 119। बहुत जगह पे आपने देखा होगा 119 को यूज किया जाता है। जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पावर को समझाना होता है ना, तो 119 को यूज किया जाता है। 119 में मेजरली 2 बातें। सबसे पहली बात, ये पावर बताता है सीबीडीटी के, तो ये आप इनकम टैक्स अथॉरिटी के पावर बताता है, या आप इसको सीबीडीटी के पावर भी बोलोगे तो भी चल जाएगा, दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। अब क्या बोलता है ये सेक्शन? ये सेक्शन कहता है बोर्ड, हियर एंड आफ्टर बोर्ड का मतलब सीबीडीटी। बोर्ड क्या करेगा? कोई भी ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन, सर्कुलर इशू कर सकता है। तो वन ऑफ द पावर विच इज गिवन टू सीबीडीटी इज दे कैन इशू एनी इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, ऑर्डर, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, वो कुछ भी इशू कर सकता है। आसान तरीके से याद रखने का मतलब, बोर्ड एनओसी इशू कर सकता है। एन का मतलब नोटिफिकेशन, सी का मतलब सर्कुलर, ओ का मतलब किसी भी तरह के ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन, ये इशू कर सकता है। तो फर्स्ट थिंग आप याद रख सकते हो, सीबीडीटी क्या इशू करेगा? एनओसी। एन मतलब नोटिफिकेशन, ओ मतलब ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन, सी मतलब सर्कुलर, ये इशू कर सकता है। हालांकि बोर्ड 2 तरीके के ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन इशू नहीं कर सकता। ध्यान से सुनिए, सीबीडीटी किसी भी तरीके के ऑर्डर इशू कर सकता है, पर 2 तरीके के ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। ऑर्डर नंबर 1, नॉट एम्पावर्ड टू इशू फॉलोइंग ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, रिक्वायर इनकम टैक्स ऑफिसर टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक अ असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। वो किसी भी इनकम टैक्स ऑफिसर को मैंडेटरी ऑर्डर नहीं दे सकता कि आपको ये पर्टिकुलर असेसमेंट करना है या असेसमेंट को इसी मैनर में करना है। ये एक इंडिपेंडेंट पावर होता है एओ के पास कि वो इंडिपेंडेंटली असेसमेंट कर सकता है। दूसरा, इंटरफियर विद द वर्क ऑफ सीआईटी अपील्स। सीआईटी अपील्स को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी रखा गया है, तो सीआईटी अपील के ऑर्डर के साथ वो इंटरफियर नहीं कर सकता। तो सीबीडीटी हर तरीके के ऑर्डर इशू कर सकता है एक्सेप्ट 2 ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 1, वो किसी पर्टिकुलर असेसमेंट और असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर से रिलेटेड ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। सीआईटी अपील के ऑर्डर को वो इंटरफियर नहीं कर सकता। यहां पे कुछ केस लॉज भी है इस सेक्शन से रिलेटेड, राइट। क्या जो सर्कुलर डिपार्टमेंट इशू कर रही है, क्या वो बाइंडिंग होगा? और होगा तो किस पे होगा? पेपर प्रोडक्ट्स लिमिटेड वर्सेस सीसीई का एक केस लॉ है। ये केस लॉ कहता है कि यस, सर्कुलर इज बाइंडिंग बट ओनली ऑन डिपार्टमेंट, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। असेसी सर्कुलर को यूज कर सकता है व्हेन दे आर बेनिफिशियल फॉर असेसी, अदरवाइज उसको सर्कुलर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सर्कुलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, सर्कुलर इज नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना। दूसरा, राइट, सीबीडीटी के जो डिसीजन है ये कोर्ट पे बाइंडिंग होंगे या नहीं होंगे? ध्यान से सुनिएगा, कोर्ट एक एडजुडिकेशन अथॉरिटी है, राइट, वो एक एनालिसिस वाली अथॉरिटी है। तो सीबीडीटी के जो ऑर्डर्स है या डिसीजंस है वो कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होंगे।
यस, दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन कोर्ट एज पर दिल्ली फ्लोर मिल्स का जजमेंट, राइट। अच्छा जी, आगे आते हैं। बोर्ड में बाय ऑर्डर क्या कर सकता है, आपका कोई बिलेटेड एप्लीकेशन भी कर सकता है। अभी एक जनरल पावर है जो बोर्ड को दिया गया है, तो वो बिलेटेड एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकता है, किसी भी तरीके का एग्जम्पशन या डिडक्शन दे सकता है, किसी भी तरीके का रिफंड प्रोवाइड करवा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट पावर है ये, किसी भी अदर तरीके की रिलीफ दे सकता है। अब जनरली आपको क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूं इस पॉइंट पे आपको क्या पूछा जाता है। एक ही फेमस क्वेश्चन है, वो आपको पूछा जाता है और मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको ये बता देता हूं। ये क्वेश्चन आपको आपके मॉड्यूल में भी मिल जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन बैंक में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एसएससी के ऊपर ए बी सी का इंटरेस्ट लगा है, 234 ए बी सी का इंटरेस्ट। अब मैं आपको बता दूं 234 ए बी और सी का जो इंटरेस्ट होता है ये एक मैंडेटरी इंटरेस्ट होता है, राइट। इस इंटरेस्ट को वेव ऑफ नहीं किया जा सकता, बराबर है। लेकिन सीबीडीटी अंडर सेक्शन 119 इसे वेव ऑफ कर सकती है। यहां सीबीडीटी अदर कोई भी रिलीफ दे सकती है जो यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं भी है। तो ये जो वर्ड है ना प्रोवाइड एनी अदर रिलीफ, ये जो वर्ड है ना ये प्रोवाइड एनी अदर रिलीफ, ये पावर सीबीडीटी यूज कर सकती है एबीसी के इंटरेस्ट को हटाने के लिए भी, भले ही वो एक मैंडेटरी इंटरेस्ट है। तो अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाता है, एक एसएससी है उसके ऊपर 234 एबीसी का इंटरेस्ट लगाया गया है, ये इंटरेस्ट क्या कमिश्नर वेव ऑफ कर सकता है क्या? आपका आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट आंसर राइटिंग पॉइंट होना चाहिए नो, द कमिश्नर कैन नॉट वेव ऑफ द इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 एबीसी। हाउएवर CBDT under section 119 have power to provide any other relief. So CBDT may issue an order to the commissioner to provide this particular relief. Are you getting the point? तो कमिश्नर स्यूमोटो ये रिलीफ नहीं ले पाएगा, हालांकि CBDT ऐसा कोई ऑर्डर इशू कर दे तो कमिश्नर आपको ये रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। बस ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो इस सेक्शन में क्या क्या याद रखना है। पॉइंट नंबर 1, बोर्ड किसी भी तरीके के एनओसी को इशू कर सकता है। एन मतलब नोटिफिकेशन, ओ मतलब ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, सी मतलब सर्कुलर इशू कर सकता है। यस, हालांकि दो ऑर्डर इशू नहीं कर सकता, टू मेक अ पर्टिकुलर असेसमेंट और मेक असेसमेंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। दूसरा, इंटरफियर विद द ऑर्डर ऑफ सीआईटी अपील। तीसरा, सीबीडीटी किसी भी अदर तरीके का रिलीफ प्रोवाइड कर सकता है। एक यही वर्ड याद रख लोगे तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक सब आ जाएगा, तो फिर उसमें एग्जम्पशन देना, डिडक्शन देना, रिफंड देना, एटसेट्रा, एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेना, बी रिलेटेड एप्लीकेशन, ये सब इसके अंदर में आ सकता है। यस, राइट। चलिए, हालांकि ऐसा कोई ऑर्डर सीआईटी अपील या जेसी अपील को नहीं हो सकता, क्योंकि आप जानते हैं सीआईटी अपील के वर्क के साथ इंटरफियर नहीं किया जा सकता। क्लियर है मालिक? चलो, तो ये था 116 एंड 119, बराबर है। अब यहां पे आपको क्या दिया है, सी आपके जो क्लेम्स है उस हिसाब से अलग अलग अथॉरिटीज के पास जाते हैं केस। अब क्या आपको ये क्वांटम वाले टेबल याद करना है? द आंसर इज नो। ये रीसेंट सीबीडीटी के द्वारा कौन कौन से केस कौन कौन से लेवल तक के हैंडल किए जाएंगे वो बताया गया था। जैसे 3 करोड़ के ऊपर का जो मैटर है उससे सीबीडीटी पर्सनली हैंडल करेगा, मतलब सीसीआईटी डीजीआईटी पर्सनली हैंडल करेंगे। 2 करोड़ से 3 करोड़ तक के केसेस प्रिंसिपल सीसीआईटी हैंडल करेंगे। 50 लाख से 2 करोड़ तक के केस सीसीआईटी हैंडल करेंगे, एंड अप टू 50 लाख तक के केस प्रिंसिपल सीआईटी और सीआईटी हैंडल कर सकते हैं। हालांकि ये जो मॉनिटरी लिमिट है ये हर साल सीबीडीटी चेंज कर सकता है और हर साल चेंज करता भी है इस मॉनिटरी लिमिट को, तो ये लिमिट को याद नहीं रखना है। यस, चलिए आते हैं सेक्शन 119 पे, बिल्कुल भी मत याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्स पेयर चार्टर। अभी टैक्स पेयर चार्टर क्या है? देखिए, आपसे अगर टैक्स वसूला जा रहा है तो आपको आपके अधिकार भी बताए जाएंगे। यस और नो? निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार इंडिया में टैक्स पेयर चार्टर को इंट्रोड्यूस किया। इस टैक्स पेयर चार्टर के तहत अगर आप किसी से कुछ पैसे लेते हैं तो उसको उसके अधिकार बताना जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी एक लिस्ट बता दी कि एज अ टैक्स पेयर आपके क्या क्या अधिकार है। तो ये सेक्शन सिर्फ एक पावर देता है बोर्ड को, दैट इज सीबीडीटी को, कि वो क्या कर सकते हैं, वो एसएससी के लिए टैक्स पेयर चार्टर बना सकते हैं और समय समय पे इस पे चेंज कर सकते हैं। सिर्फ पावर वाला सेक्शन है, बाकी कुछ नहीं। द बोर्ड में अडॉप्ट एंड डिक्लेयर द टैक्स पेयर चार्टर एंड इशू सच ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, गाइडलाइंस to other income tax authority as the case deemed fit for administration of such charter. Yes or no? Not so important, दिमाग लगाने का नहीं, बढ़ो आगे। नेक्स्ट है चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस। देखिए, चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस ये सेक्शन क्या था, और ये सेक्शन को बड़े आसान शब्दों में आपको समझा दूंगा। यस, आप कहेंगे सर रोमांसिंग द टैक्सेशन। सेक्शन 129 क्या कहता है? चेंज इन इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस। मान लीजिए कोई ऑफिसर है,
वो रिटायर हो गया, सडनली उनकी डेथ हो गई, यस और नो, या सडनली उनका ट्रांसफर हो गया और उसके जगह पे कोई दूसरा ऑफिसर आया, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं इनकम्बेंट ऑफ ऑफिस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है। वो होता नहीं, आपके लाइफ में भी होता है, कोई जाता है, कोई आता है, कोई अपनी कमी पूरी कर देता है, इनकम्बेंसी बोला जाता है उसे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो सपोज कीजिए ए ऑफिसर था, वो चले गया, राइट। अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई, मतलब दूसरी ऑफिसर आई, और दूसरी ऑफिसर ने वो केस टेकअप किया। अब दो सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट उठते हैं। पहला, जो पेंडिंग केस चल रहे थे, राइट, वो केस को नया ऑफिसर वहां से चालू करेगा जहां से अर्लियर ऑफिसर छोड़ के गया है? क्या वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, दया कुछ तो गड़बड़ है, वहां से चालू करेगा जहां से वो अर्लियर ऑफिसर छोड़ के गया है, या फिर वो उस केस को जीरो से स्टार्ट करेगा? अब इस सेक्शन में आपको बताया गया है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको बताया गया है कि जो नया ऑफिसर है ना, वो वहीं से केस चालू करेगा जहां से अर्लियर ऑफिसर छोड़ के गया है, जहां से अर्लियर ऑफिसर छोड़ के गया है, राइट। तो इन शॉर्ट, इन्वेस्टिगेशन कहां से चालू होगी? इन्वेस्टिगेशन वहीं से चालू होगी जहां से अर्लियर ऑफिसर छोड़ के गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या असेसी डिमांड कर सकता है कि सर आप मेरा केस जीरो से ओपन कीजिए, या वापस से रीलुक कर दीजिए, या कुछ फैक्ट्स इसमें से रीलुक कर दीजिए? देखिए, असेसी भगवान है, जैसे कंज्यूमर भगवान है, आप हमारे भगवान है, वैसे ही डिपार्टमेंट के भी भगवान है, टैक्स पेयर। तो बस इस हिसाब से असेसी के पास पावर है कि वो कुछ भी डिमांड कर सकता है। हालांकि ये एक पर्सनल कॉल होगा किसका? डिपार्टमेंट के ऑफिसर का, कि क्या वो इसको लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। So when AO ceased to exercise jurisdiction, succeeding AO मतलब जो नया आया है वो, succeeding AO may continue the proceeding from the state at which proceeding was left। तो जिसने सबसे पहले छोड़ के गया था, जहां छोड़ के गया था वहीं से वो चालू हो जाएगा। However, assessee may demand to relook the matter from the beginning। Yes or no? Right? Notice shall be issued for change of incumbency of office. If the same is not issued, assessment would be bad in law as per Automotive Tire Manufacturing Association। अब देखिए क्या होता था, खैर आज बाय डिफॉल्ट में करने की जरूरत नहीं पड़ती, मैं आपको समझाता हूँ क्या। जब भी इनकम्बेंसी ऑफ ऑफिस होती थी तो इसका नोटिस दिया जाता था। नोटिस मतलब एसएससी को कम्युनिकेट किया जाता था कि भैया देयर इज अ चेंज ऑफ ऑफिसर। अब इस सेक्शन का काम ही नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका जो असेसमेंट है फेसलेस है, आपको जो पर्टिकुलर ऑफिसर है उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता, ये फेसलेस असेसमेंट होता है। और आपका जितना भी कम्युनिकेशन होता है आज की तारीख में वो होता है काय के थ्रू बेटा? NFAC के थ्रू, यस, नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के थ्रू। तो आपके लिए कोई पर्टिकुलर ऑफिसर है ही नहीं। पहले क्या होता था? वार्ड नंबर होता था। आज भी आप जब रिटर्न भरते होंगे तो आप देखते होंगे ना, वार्ड नंबर है, जोन नंबर है, ये सब आपको पहले लिखना पड़ता था, राइट। लिखते आप आज भी हो, लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर ऑफिसर असाइन नहीं होता। अब जो ऑफिसर होता है वो ऑटोमेटिक असाइन होता है। इसलिए आपको इनकम्बेंसी का नोटिस अब रियलिस्टिकली देने की जरूरत नहीं है। ये एक पुराना केस लॉ है, बुक में था, हमने भी दे दिया, पर इसको याद मत रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 127 पावर टू ट्रांसफर द केस। अब आई थिंक आप हेडिंग से ही समझ गए होंगे कैसी बात कर रहे हो। अब तक नहीं समझे तो समझो। पावर टू ट्रांसफर द केस, क्या एक ऑफिसर से केस दूसरे ऑफिसर के पास शिफ्ट किया जा सकता है? बॉलीवुड मूवी जैसा कोई सीन नहीं लगता? यस, कि भैया एक सिंघम टाइप का ऑफिसर है, रिश्वत नहीं ले रहा है, तो एक काम करो कि दूसरे के पास शिफ्ट कर दो, यस। या वो इनकम्पिटेंट है तो कोई दूसरे के पास शिफ्ट कर दो। रिसेंटली पुष्पा मूवी झुकेगा नहीं साला के अंदर में आप देख सकते हैं, शेखावत अगर केस सॉल्व नहीं कर पा रहा है पुष्पा का, तो किसी दूसरे ऑफिसर को लेकर के आ जाओ। तो ट्रांसफर ऑफ केस क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी होता होगा? ये सवाल का जवाब आपको सेक्शन 127 देगा। ये सवाल का जवाब है कि हाँ, राइट। हायर रैंक ऑफिसर्स, दैट इज DGIT, CCIT, CIT, DIT, AOs के ऊपर वाले जितने भी बॉस है वो केस ट्रांसफर कर सकते हैं एक AO से दूसरे AO को आफ्टर गिविंग OOBH। अब जहां जहां पे भी इस पूरे चार्ट में OOBH आएगा, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है जो किसी को भी फाइनल डिसीजन देने से पहले सुनाना पड़ता है, चाहे वो डिपार्टमेंट का ही व्यक्ति क्यों ना हो। तो आपको OOBH देना पड़ेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना ही पड़ेगा, राइट। तो जब भी किसी के पास से किसी दूसरे ऑफिसर के पास केस ट्रांसफर हो रहा है, रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन। हालांकि सेम सिटी में ही अगर केस ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें OOBH देने का काम नहीं है, दैट इज अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देने का काम नहीं है। तो हायर रैंक ऑफिसर्स कैन ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन AO टू अनदर एंड OOBH एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन फॉर द सेम एंड नो OOBH इफ ट्रांसफर इज विद इन द सेम सिटी। सेम सिटी के अंदर में है तो ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं, यस, सॉरी OOBH देने की जरूरत नहीं। लास्ट सेक्शन पे आ जाते हैं और फिर हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक का चार्टर विजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये आता है सर सेक्शन 130। सेक्शन 130 क्या बोलता है? सेक्शन 130 फेसलेस जुरिस्डिक्शन देता है। जैसे कि आप जानते हैं जो भी सेक्शन थे यहाँ पे 120, 124, 127, 129, अब फेसलेस असेसमेंट के कारण इनके भी जो जुरिस्डिक्शन है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? फेसलेस हो जाएंगे।
और ये हो चुके हैं। सेक्शन 130 ने सिर्फ पावर दिया था, जैसे ही आपका फेसलेस असेसमेंट आया ये सारे सेक्शन उसके साथ मर्ज हो गए। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि आपके लिए दो ही सेक्शन इस पूरे चैप्टर से रिलेवेंट बनते हैं, सेक्शन 116, 119। और मैं हमेशा कहता हूं यस, नो इफ नो बट ओनली कट टू कट, जितना काम का है उतना पढ़े, अननेसेसरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए आपका ये जो डीटी चार्ट है ये मात्र 80 पेजेस में ऑलमोस्ट सारे सेक्शन कवर करेगा, लेकिन मैं तेरा भाई तेरे को जरूर बताएगा कि तेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। यस मालिक, चलो। तो सेक्शन 130 ने से पावर दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक अ स्कीम, स्कीम ऑलरेडी बन चुकी है, हालांकि सेक्शन के वर्ड्स वैसे ही थे। यस, क्या इसे याद रखना है? बिल्कुल मत याद रखना, अब ये ऑलरेडी एक्सरसाइज हो चुका है, तो ये सिर्फ पावर वाला चीज है, आपको बुक में दिया है, हमको भी पढ़ाना पड़ रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक अ स्कीम फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर और फंक्शन अंडर सेक्शन 120, 124, 127, 129। यस, क्यों किया गया? क्यों फेसलेस असेसमेंट लाया गया? टू इम्पार्ट ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। तीन चीज लानी थी सरकार को। एफिशिएंसी ज्यादा, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर काम करें, ऐसा ना हो कि सिर्फ शहर के जो ऑफिसर है वो ज्यादा बिजी हो और जो दूसरी जगह के इनकम टैक्स ऑफिसर है वो खाली रहे, उनको भी एफिशिएंसी के साथ यूज करो। ट्रांसपेरेंसी, कहीं ना कहीं विद इन द सिटी क्या हो जाता था, रिश्वत ले दे के काम हो जाता था, पर अब ऑनलाइन है तो ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा है, रिश्वत नहीं आती। और तीसरी अकाउंटेबिलिटी, देश के प्रति उनका अकाउंटेबिलिटी है कि हाँ उनको टैक्स कलेक्ट करना ही है। इससे क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा इनकम टैक्स और एसएससी के बीच का इंटरफेस, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब आप अगर पहचान के हैं, आपसे पहचान बना करके आपको खिला पिला के कुछ काम हो सकता था, तो नहीं। इसीलिए देखिए YOY, ईयर ऑन ईयर इनकम टैक्स ग्रो कर रहा है, जीएसटी ग्रो कर रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए क्या होता था, शहर के जो ऑफिसर थे वो बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे और गांव के जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स थे टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर में, वो इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड थे ही नहीं। अब सभी रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूज किया जाएगा, यहाँ का वर्कलोड वहां शिफ्ट किया जाएगा और ऑनलाइन क्या किया जाएगा? असेसमेंट किया जाएगा। एंड इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड असेसमेंट। पहले एक ही ऑफिसर सारे काम करता था, अब क्या किया उन्होंने? डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यस, इन्होंने कहीं ना कहीं रॉबिन्सन की बात मान ली, भैया डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करना चाहिए, और इन्होंने बहुत सारे टीम बेस्ड असेसमेंट लेकर के आ गए। फेसलेस असेसमेंट में समझाऊंगा किस तरीके से डील होगा। यस, तो ऑल इन ऑल हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, दैट इज इनकम टैक्स अथॉरिटी, सेक्शन 116 से लेके 130 तक के। लॉजिकली स्पीकिंग दो ही चीज काम की होगी, 116, 119, ये दो कर लेना, आपका काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है मालिक? यस, तो यस मालिक, हमारा एक और टॉपिक खत्म होता है, इनकम टैक्स का चार्ट रिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन। मिलेंगे आपसे अगले चार्ट रिवीजन के अंदर में, तब तक आप अपना पूरा ख्याल रखें। और हाँ, ये चार्ट आपको ekatwamacademy.com के अंदर में मिल जाएंगे एंड आपको ये हमारे बचे हुए सेंटर पार्टनर्स से भी मिल सकते हैं। यस मालिक, तो आपको एक और बात ध्यान रखना है, अब आपको क्या करना है, मैंने क्लास के अंदर में रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में ऑडियो रिवीजन दिया है, ऑडियो रिवीजन जाकर के देख लो, प्लस आपका जो मैंने क्वेश्चन बैंक दिया है दैट इज एमआरपी, एमटीपी, आरटीपी और पास्ट पेपर का एक कंपाइलेशन, उसके अंदर में इसके क्वेश्चन रखे हैं। मेरे हिसाब से एक या दो ही क्वेश्चन है जो पास्ट एग्जाम से इसके अंदर में लेके आए हैं, जो रेलेवेंट है उतने पढ़ लो, काम खत्म। यस, चलो बाय बोलो बच्चों, मिलूंगा आपसे अगले चार्ट रिवीजन में।